हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 1996 का ईयर देखने जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा निकले। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बट उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अब के यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें और जो हमारी फाइनल रिवीजन की ओर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसमें हम वही चीज़ें वैसे ही देखें जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। इससे हमारा एक आइडिया सेट होगा, एक हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि हमें अब जो फाइनल रिवीजन में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं उनको किस तरह से अलाइन करना है। और एक बात, अब अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को अच्छे से पहचान लो। वीकनेस पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दो एंड स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करो। ये ना हो कि स्ट्रेंथ आप समझ के लेट से मेरे को पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है तो आप रिवाइज कम करें, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ्स पे भी ध्यान दें, स्ट्रेंथ्स को थोड़ा कम ध्यान देना है बट एटलीस्ट जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट से आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये ना हो कि आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करना ही छोड़ दो, बल्कि उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और वीकनेस पे ध्यान दो कि लेट से आपका एनवायरनमेंट अगर वीक है तो देयर इज़ नो शॉर्टकट कि आप एनवायरनमेंट को छोड़ सकते हैं। बट अगर एनवायरनमेंट में आपका एनवायरनमेंट की जगह आपका मिडिवल हिस्ट्री वीक है तो आप हो सकता है कि आप बाकी जगह इसको कवर कर लें एंड बाकी स्कोर आपका इतना अच्छा आ जाए कि आपको प्रीलिम्स में मिडिवल हिस्ट्री की प्रॉब्लम ना हो। तो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को इस टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन से हम आइडिया लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड कैसे क्वेश्चंस आगे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक चीज़ और, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जनरली हिस्ट्री से होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ज्योग्राफी से होते हैं एंड पॉलिटी से होते हैं। इनसे हमें आइडिया लगता है कि कैसे कैसे कंसेप्ट्स हमें आगे भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको जनरली इग्नोर किया जाता है। लेट से करंट अफेयर्स रिलेटेड आया, ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन आया है तो उनको इस सीरीज से एक्सक्लूड किया गया है कि कम से कम टाइम में एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज कर पाएँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इकोनॉमी का है। इकोनॉमी के काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं जो आज के टर्म में रेलेवेंट है। पहले सेंसस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, ऐसे टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आते थे जो तब वैलिड थे बट अब नहीं है। बट ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू। जो इसमें बात की गई है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की एंड प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर की। अब हम समझते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमें सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है, हमें सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होना साथ ही में टैक्स इंक्रीज होना, ठीक है, इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। जबकि रिग्रेसिव टैक्सेशन वही होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो और टैक्स अगर डिक्रीज हो तो उसको हम रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें हमें पता होना ज़रूरी है कि प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या है। ये जनरली टर्म इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती स्टैंडर्ड बुक्स में, तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी सिमिलर लाइन्स पे है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर वो चीज़ है, इन्हीं लाइंस पे आप सोचें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसको हम प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रोग्रेसिव सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लिटरली यहाँ बात की गई है, इसको क्वांटिफाई मत करें। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की जगह अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसको हम प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इनइक्वालिटी ऑफ द कंट्री और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए बल्कि रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर चाहिए कि जो नीचे बॉटम 20% है या बॉटम 30% ऑफ द पुअर पीपल है जिनका इनकम कम है कंट्री में, उनके ऊपर ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करें, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे वजह की एज कंपेयर टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सो इसका आंसर जो है हमारा बी पार्ट है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पे, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर एंड हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी चीज़ इंडिया में ज़रूरी है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। एक चीज़ और, एक कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है जो मेंस में पूछा गया है, टैक्स एक्सपेंडिचर। इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ ले। टैक्स एक्सपेंडिचर वो चीज़ है जैसे हम कोई कंसेशंस देखते हैं, कंसेशंस देती है गवर्नमेंट, कुछ इंडिविजुअल्स को कंसेशन देती है या टैक्स स्लैब्स को बढ़ा देती है
सब्सिडीज कुछ दे देती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी जो हम गवर्नमेंट हमारी टैक्स फोरगोन करती है, ठीक है। तो टैक्स फोरगोन जो गवर्नमेंट करती है उसको हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर कल को कोई 2TF क्वेश्चन या 3TF क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग की जगह डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है तो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमें ये थोड़ा सा रिवीजन हमारी अच्छे से हुई हो। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछी गई है। लिस्ट 1 में हमारे 1 नंबर पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड लाजपत राय। एंड जो राइटिंग्स हैं, लिस्ट 2 जो है वो राइटिंग्स है हिंद स्वराज, द इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स एंड नेशन अ नेशन इन मेकिंग। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हिंद स्वराज के बारे में जनरली आइडिया होता है कि इट इज़ डन बाय महात्मा गांधी। तो हम 2 का देखें तो 2 का ए, तो हम 2 एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे। इसको हमें पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अ नेशन इन मेकिंग होगा, एंड हमें इसकी कितनी आइडिया है इस पे डिपेंड करेगा कि हम 50% के आगे बढ़ पा रहे हैं, 2 में से 1 एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो कल को हो सकता है क्वेश्चन और ज़्यादा ट्रिकी आ जाए, आप 2 भी एलिमिनेट ना कर पाएँ, 1 एलिमिनेट कर पाएँ, या ट्रू और फॉल्स में आ जाए, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली पता होनी ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, उन्होंने अ नेशन इन मेकिंग लिखी थी। इट वॉज रिटन एज अ ऑटोबायोग्राफी बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उनके काफ़ी सारे पॉलिटिकल व्यूज़ में भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए थे। जो हिंद स्वराज है ये पता है महात्मा गांधी जी ने लिखी है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन होम रूल। मतलब इसका जो हम अगर ट्रांसलेशन करें तो ये इंडियन होम रूल है, जिसमें 20 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, 20 शॉर्ट स्टोरीज हैं। और इसमें डायरेक्टली और इसमें जो डायरेक्ट बात की गई है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्रिटिक है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो महात्मा गांधी जी के व्यूज़ थे, एक तो थे मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर कि उनका क्रिटिक क्या है, और इंडियन स्वराज आगे कैसे होगा उस पर एक नेचर, उसका नेचर और स्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। तो ये था हमारे हिंद स्वराज के ऊपर। जो थर्ड है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने जो इंडियन स्ट्रगल है, ये जब एक्साइल में थे 1920s एंड 30s में, तो इन्होंने ये इंडियन स्ट्रगल लिखी थी 1920 से 1934 के बीच। ये एक्साइल में थे, एंड इन्होंने एक प्ली की थी यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन लीडर्स को, कि आप आके इंडिया को सेव करो या इंडिया को इंडिपेंडेंस दो। एंड उसमें इन्होंने काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग इनके थॉट्स थे कि इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया ऑलरेडी कितने सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है ड्यू टू ब्रिटिश रूल। एंड ये जो सारे थॉट्स थे ये सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल में लिखे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी न्यूज़ में रहते हैं। इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं। सो द आंसर टू दिस इज कि इंडियन स्ट्रगल जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। एंड जो फोर्थ है लाला लाजपत राय जी, उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखी थी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। सो इसमें हमने देखा काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखी। हिंद स्वराज के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया लगा कि इट वाज अबाउट द क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड फॉरवर्ड लुकिंग कि इंडिया का स्वराज कैसा होना चाहिए। हमने इंडियन स्ट्रगल में देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने वो लिखी थी। इट वाज अ प्ली टूवर्ड्स द यूरोपियन लीडर्स की इंडिया को आके इंडिपेंडेंस में हेल्प करें। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स हमारे लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। एंड नेशन इन बिल्डिंग वाज ए ऑटोबायोग्राफी बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। कल को अगर इस पे कोई अलग से क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको सॉल्व करने में और बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 सिमिलरली मैच द फॉलोइंग फिर से है। ये काफ़ी सारी समितिज़ एंड इनके बारे में जो सोसाइटीज़ हैं इसके बारे में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्पेशली जो पर्सन्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं उनके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो इसको हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी।
अब इनमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हम काफ़ी बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गदर पार्टी को पढ़ते हैं, स्वराज पार्टी को पढ़ते हैं, बट जनरली हम जो कंफ्यूज होते हैं वो अभिनव भारत समिति और अनुशीलन समिति में होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमें सबसे अच्छा तरीका हमारा याद रखने का है, जो अभिनव भारत सोसाइटी थी, ये जो थी ये वी.डी. सावरकर ने स्टार्ट की थी। ठीक है, ABS अभिनव भारत सोसाइटी ने VDS सोसाइटी, ठीक है, VDS स्टार्ट की थी। सो ABS में 3 वर्ड्स हैं, VDS में 3 लेटर्स हैं, तो आप ऐसे याद कीजिए कि ABS वर्सेस VDS, SS मिल रहा है हमारा BDAV। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इसको याद कर लें, ताकि आपको अभिनव भारत सोसाइटी में कभी कोई डाउट ना हो। अभिनव भारत सोसाइटी के ऊपर अगर डायरेक्ट कल को कोई क्वेश्चन आता है कि वो किससे रिलेटेड है, या वी.डी. सावरकर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज इज रिलेटेड और वॉज फाउंडेड बाई वी.डी. सावरकर, तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो ABS इज इक्वल टू VDS। एक चीज और, ये 1903 में नासिक के पास फॉर्म हुई थी, विच इज इन महाराष्ट्र। तो ये वेस्टर्न पार्ट में फॉर्म हुई थी। अगर आपको मैच द फॉलोइंग आता है कि इनमें से कौन सी समिति, कल को एक और मैच द फॉलोइंग आता है कि अनुशीलन समिति वाज फॉर्म्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अभिनव भारत सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट स्पेशली इन महाराष्ट्र। जो अनुशीलन समिति है वो बंगाली सोसाइटी थी, एंड इनके जो मेन कर्ता धर्ता थे वो थे अरबिंदो घोष और बरिंद्र घोष। ये दोनों हमारे बंगाली नाम हैं। अगर हमें अनुशीलन समिति का आइडिया होगा कि ईस्ट में वेस्ट बंगाल के पास फाइंड की गई थी और वहाँ पे ज़्यादा प्रेवेलेंट थी, तो हमें याद करने में आसानी होगी कि जो अरबिंदो घोष हैं वो हमारे बंगाली नेम्स हैं, एंड इससे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा। गदर पार्टी का हमें काफ़ी आइडिया है। 1913 के आसपास जो गदर पार्टी के इतने सारे इंसिडेंट्स हुए थे, कोमाता गारो इंसिडेंट जो हुआ था, एंड इट इज़ रिलेटेड टू लाला हरदयाल। ठीक है, स्वराज पार्टी जो थी, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कई लोग इसको गांधी जी के साथ कन्फ्यूज कर लेते हैं। जो स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से इस्टेब्लिश की गई थी, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1923 एज पॉलिटिकल पार्टी। जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो था हमारा बंद हो गया था, फेलियर की तरफ थोड़ा चल दिया था, तो उसके बाद कुछ जो हमारे कांग्रेस में से ही कुछ लोगों ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एंड उसके मतलब वो क्या था, उनका मोटिव क्या था कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसको लड़ें। बट जनरली हमें स्टोरी जरूर पता होती है, बट हम स्वराज पार्टी जब अलग से देखते हैं तो उसको रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि वो किससे रिलेटेड थी। तो स्वराज पार्टी को याद रखिए, स्वराज पार्टी was not related to महात्मा गांधी, but it was related to CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स थे हमारे स्वराज पार्टी के लिए। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? ये काफ़ी इजी सवाल है, बट स्टिल कभी कभी अगर हमने ना पढ़ा हो तो हमारे दिमाग से निकल जाता है। द आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये काफ़ी बार प्रोपोगेट किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पार्टी, इट वॉज बाकी लोग चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स, कि इसको आगे कंटिन्यू करे पार्टी में एंड इलेक्शंस लड़े, बट महात्मा गांधी चाहते थे कि इट शुड नॉट कंटिन्यू एंड इट शुड रिमेन एज अ पार्टी जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। ठीक है, सो इस पे काफ़ी डिबेट भी हुई थी, बट द आइडिया वॉज प्रोपोगेटेड बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योग्राफी का कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। रिसेंटली रेड क्लिफ लाइन पे भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे इन्होंने मैप दिया हुआ है, मैप को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें कि मैप क्या दिखाना चाहता है। यहाँ पे बलूचिस्तान दिया है, यहाँ पे पंजाब दिया है। हमें पाकिस्तान के मैप का थोड़ा सा आइडिया है कि वो कैसे दिखता है, हमने काफ़ी सारे पेजेस में देखा है, काफ़ी सारे मैप्स में देखा है कि पाकिस्तान का एक जनरल जो मैप है, आउटलाइन, वो क्या है। ठीक है, ऐसा सा पाकिस्तान का मैप आता है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इसको वो पूछ रहा है कि ये डॉटेड लाइन क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, दुरन लाइन, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सजेस्टेड बाय बाउंड्री कमीशन, जो कि रेड क्लिफ कमीशन था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज रेड क्लिफ कमीशन। रिसेंटली ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है,
यूपीएससी प्रीलिम्स में, या फिर फोर्थ जो है रूट फॉलोड बाय यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन। यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन क्या था, ये लॉर्ड कर्जन के अंडर यंग हस्बैंड जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने दिया था, एंड ही टुक द एक्सपीडिशन टुवर्ड्स तिब्बत। 1903 में जो इनका एक्सपीडिशन था, तिब्बत एक्सपीडिशन in 1903 was also known as यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन। अगर कल को क्वेश्चन आता है कि यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन क्या था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसकी ऑलरेडी बात की हुई है, तो आपको इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। आपको मैकमोहन लाइन पता होनी चाहिए, रेडक्लिफ लाइन पता होनी चाहिए। तो ये जो आंसर जो इसका है वो इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है दैट इज नोन एज दुरंद लाइन। सो आंसर इज ए ओवर हेयर, ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी आंसर नहीं है इसके। सो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो दुरंद लाइन है, और ये मैप के हेल्प से हमें बहुत आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पंजाब देख के ये नहीं कि ये इंडिया का पार्ट है, ये पूरे का पूरा इंडिया हम समझ के इसको रेडक्लिफ लाइन सी मार्क कराएं। दिस इज नो हरी, डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। इजी क्वेश्चन है, बट उसको अच्छे से फिर भी 1 सेकेंड एक्स्ट्रा 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देके उसको फिर से पढ़ें और फिर ही मार्क करें। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए दुरंद लाइन। Next question, in the Indian context, the denotified tribes. Denotified tribes refers to which of the following? Tribes which are aboriginals. Aboriginals के बारे में पूछा गया है, या फिर nomadic tribes, या ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो थोड़े टाइम अपनी कहीं पे एक पर्टिकुलर लैंड पे ग्रो करके वो ग्रो होने के बाद अपनी प्रोड्यूस लेके शिफ्ट कर जाते हैं। एंड झुम कल्टीवेशन, जिसको हम दूसरा जो नाम है झुम कल्टीवेशन, एंड वो फिर दूसरे लैंड पे जाके फिर अपना प्रोड्यूस करने लगते हैं। बिकॉज ऑफ जो उनके प्रैक्टिसेस हैं दे आर वेरी प्रिमिटिव, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो वेरी प्रिमिटिव, इसलिए इनको ये प्रैक्टिसिंग ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग इसको शिफ्ट कल्टीवेशन या झुम कल्टीवेशन भी कहते हैं। जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है जो काफी बुक्स में दिया हुआ है, ये आपको याद भी होना चाहिए, विमुक्त जाति। विमुक्त जाति को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो ट्राइब्स थी इनको 1871 का ब्रिटिश इंडिया का एक एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर इन सारी सोसाइटी, इन सारे ट्राइब्स को रखा जाता था। एंड क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये जो सारी ट्राइब्स हैं ये एडिक्टेड हैं काफ़ी सारे सिस्टमेटिक डेकोइटीज़ को लेके, या काफ़ी सारे सिस्टमेटिक परसिक्यूशंस को लेके, इसलिए इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर क्या करना होता था कि दे वर नोटिफाइड एंड इनको रजिस्टर करना होता था, ठीक है। इन ट्राइब्स को आके रजिस्टर करना होता था और बताना होता था कि हम यहाँ पे प्लेस हैं, अगर हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो इन सारे ट्राइब्स के मेंबर्स को आके गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के पास आके अपनी बेसिकली क्या कहते हैं उसको हाजिरी देनी होती थी या रजिस्टर करना होता था लोकल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। सो इसलिए ये हुआ, इनको नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था, नोटिफाइड ट्राइब्स। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सारी ट्राइब्स को हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ये जो है पूरे का पूरा एक्ट को हमें डिसमेंटल कर दिया गया और इन सारी ट्राइब्स को उसके बाद से डी नोटिफाइड ट्राइब्स बुलाने लग गए। मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी भी ऐसी सेग्रीगेशन, इज इट वर्थ इट, इज इट ऑल गुड इन द गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या नहीं, क्योंकि आज भी स्टिग्मा अटैच्ड है ऐसी ट्राइब्स के साथ कि ऐसे ट्राइब्स को देखा जाता है कि दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स। तो क्या हमें इस टर्म को अब हटा देना चाहिए और इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव? तो ये आपके मेंस के क्वेश्चन के लिए एक थॉट है। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हमें पता लगा, दे वर द ट्राइब्स विच आर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस काफ़ी आते थे, अभी थोड़े कम हुए हैं रिसेंट ईयर में। तो एजर्शन रीजनिंग हमें पता होना चाहिए कि एजर्शन रीजनिंग जो क्वेश्चन है उसका मतलब क्या है। पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। एजर्शन हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कैपिटल गुड्स। बिल्कुल ठीक बात। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है, जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज है उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज हमारी कम हो कैपिटल गुड्स पे।
रीजन क्या दे रहा है इसका, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट्स। बेसिकली रीजन क्या कह रहा है कि जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज कम करेंगे तो हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपकमिंग मार्केट है, अपकमिंग जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे क्योंकि उनको गुड्स चीपर रेट पे अवेलेबल होंगे और वो ग्लोबल मार्केट के साथ अच्छे से compete कर पाएंगे। तो रीज़न भी ठीक है, हमारा एजर्शन भी ठीक है, और ज़रूरी है ये भी देखना कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट दोनों ठीक होते हैं बट उसकी जो रीजनिंग है वो रीजनिंग सही नहीं बैठती। बात स्टेटमेंट दो हैं अलग अलग, पहले स्टेटमेंट में किसी और चीज़ की बात कर रहा होता है, स्टेटमेंट 2 में किसी और चीज़ की बात कर रहा होता है, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ये परफेक्ट रीजनिंग दे रहा है स्टेटमेंट 1 का। यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी की ही बात कर रहा है, रीज़न बता रहा है कि अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प होगी कि अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें और ग्लोबल मार्केट्स का जो कॉम्पिटिशन है वो फेस करें। तो दिस इज़ द प्रॉपर रीज़न कि वो किस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कर रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अंडर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। एक चीज का ध्यान रखना, अभी हमने देखा बहुत जरूरी है कि रीजन देखना बहुत जरूरी है ए और बी स्टेटमेंट्स के अंडर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने स्टेटमेंट 1 देख लिया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आपकी नॉलेज के हिसाब से स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसके बीच में अगर आपने रीजन नहीं देखा तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, आपको ए और बी में मार्क करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े ध्यान से आप इनके रीजन को समझें और फिर ऑप्शंस को भी देखें क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं एज अ स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपका एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कल को यूपीएससी में फिर से आने लगते हैं ज़्यादा नंबर में तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का बट स्टिल कंफ्यूजन हो जाती है अगर हम रिवाइज करके ना जाएं। Which of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? जो रेडियो वेव्स हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स अलग अलग पढ़ते हैं एंड रेडियो वेव्स जो है वो आयोनोस्फेयर से डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। सो स्टैटिक सिंपल क्वेश्चन है, द आंसर इज आयोनोस्फेयर एंड आई होप ये आप सबको पता होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the part of electoral college for the election of the president of India but does not form the forum for his impeachment? जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल है बट याद करना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का अलग है और इम्पीचमेंट का अलग है, दोनों में डिफरेंस है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ध्यान देता है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों रिप्रेजेंट हो। अब सेंटर और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है ये आप खुद पहले सोचें। बहुत इजी तरीका है कि इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, बिकॉज हमारा प्रेसिडेंट जो है इट इज़ द फल्क्रम बिटवीन द इंडियाज फेडरलिज्म या इंडिया के फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ऐसा हमारे प्रेसिडेंट का इंडिया में स्टेटस है, ठीक है। सो आर्टिकल 54 के अंडर, आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बट ये चीज़ का ध्यान रखो कि आर्टिकल 54 के अंडर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ये सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं इंक्लूड होते। बट इम्पीचमेंट में जो है, इम्पीचमेंट में स्टेट का कोई रोल नहीं है, इस बात को अच्छे से नोट कर लो, नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल, ठीक है। तो ये एक आयरनी है कि हमारे जब इलेक्टोरल कॉलेज जब इलेक्ट करना है हमारे प्रेसिडेंट को तब तो हमारा स्टेट भी आता है बट जब हमने इम्पीच करना है उस टाइम पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक चीज़ और जो इसमें जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही सिर्फ इंक्लूड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, बट यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो दोनों इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो रोल प्ले नहीं करती इम्पीचमेंट में। तो आई होप आप नीचे कमेंट करके बताएं कि 9 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे, ठीक है। सो कमेंट बिलो हाउ मेनी क्वेश्चंस आपके इनमें से ठीक थे एंड कैसी प्रिपरेशन चल रही है।
अगर आप स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी पता करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमने यहाँ कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखे, एजर्शन रीजनिंग देखी। एजर्शन रीजनिंग का कंसेप्ट देखा कि क्या जरूरी है, उसमें रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फिर हमने कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखे कि अगर हमें स्टैटिक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी जरूरी है। रेडक्लिफ के ऊपर पूछा हुआ था, अब दुरन लाइन, रेडक्लिफ के ऊपर रिसेंटली पूछा था, दुरन लाइन के ऊपर पहले पूछा हुआ था, और नीचे ऑप्शन में हमारे सी में रेडक्लिफ का ऑप्शन था। इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके चलें। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही है, एंड ऐसे ही जोर शोरों से करते रहिए। थैंक यू।